आज शादी को लेकर कई सारे नए सवाल किए जा रहे हैं। 23% यंग इंडियंस उनको शादी ही नहीं करनी। 1/4 ऑलमोस्ट। काफी लोग शादी में खुश नहीं हैं। कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल डिस्टेंस और डिससैटिस्फैक्शन फेस कर रहे हैं। पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी इन मैरिजेस। अब उन्हें लगता है ये पंगे उठाने की। काफी लोग शादी से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उनको दिख चुका है कि ये इररिलेवेंट हो चुकी है। वही कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं। जब हम कहते हैं मैरिजेस फेल हो रही है तो सिर्फ हम डिवोर्सेस के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। डाइवोर्स सिर्फ एक विजिबल एंड पॉइंट है। वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने के बजाय धीरे धीरे डैमेज कर रही है, तो टेक्निकली वो भी एक फेल्ड मैरिज है। अब इस सिचुएशन को यूजुअली हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हम कहते हैं कि लोग ही बदल गए हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई है। कभी फेमिनिज्म को ब्लेम किया जाता है, कभी मेन को, कभी वुमेन को, कभी किसी और को। लेकिन यहाँ शायद हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं। शायद इशू ये नहीं है कि लोग सडनली खराब हो गए हैं। शायद इशू ये है कि शादी जैसा एक बहुत बड़ा डिसीजन हम बिना सोचे समझे ले रहे हैं, बिना ये जाने कि एग्जैक्टली मैं चाहता क्या हूँ और मेरी चॉइसेस कहाँ से आ रही है, उसका रूट कॉज क्या है। और जैसे कि हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आज के मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि शादी सही है या गलत। हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, उन फोर्सेस को समझने की कोशिश करेंगे जो क्वाइटली, साइलेंटली आपके चॉइसेस को शेप करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और जेंडर बेस्ड वो सारी कंडीशनिंग जिनके थ्रू हम अपने पार्टनर को चूज करते हैं, अक्सर उन्हें बिना नोटिस किए हुए। शायद जब हम इन कंडीशनिंग को क्लियरली देख पाएंगे, सिर्फ तभी हम समझ पाएंगे कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते कहां से हैं और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हुए भी शादी इतनी कंफ्यूजिंग बन जाती है। जब हम शादी या लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तब हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारा डिसीजन एक कॉन्शियस डिसीजन है। लेकिन अगर थोड़ा भी ऑनेस्टली देखें तो ये जो चॉइस का प्रोसेस है वो ब्रेन, दिमाग से नहीं आता है, बॉडी से आती है। अट्रैक्शन, बॉन्डिंग, सेक्सुअल डिजायर, कंपेनियनशिप की नीड और अकेलेपन का फियर, ये सब डिसीजंस नहीं होते हैं। ये सिंपल बॉडी के एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। बायोलॉजी का प्राइमरी काम सर्वाइवल होता है और उसके जो कोर कंसर्न्स है वो है रिप्रोडक्शन एंड सेफ्टी। इसलिए जब हमें किसी के साथ कंफर्ट फील होता है, किसी की प्रेजेंस कामिंग लगती है या किसी के बिना हमें एंजाइटी या लोनलीनेस महसूस होती है, तो हम उस एक्सपीरियंस को कनेक्शन, केमिस्ट्री या लव का नाम दे देते हैं। लेकिन हम ये रेयरली पूछते हैं कि ये जो फीलिंग है ये हमारा चॉइस है या एक सिंपल बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। I don't understand the concept of arranged marriage. Sure, a lot of people think that you need someone to spend your life with, but that can be your friend as well. बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के पार्टनर अप्रूव नहीं करते क्योंकि उनके दिमाग में एक आइडिया होता है कि ऐसा इनके पार्टनर्स होने चाहिए या किस कास्ट की होनी चाहिए, रिलीजन की होनी चाहिए या मल्टीपल अदर फैक्टर्स। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी कॉन्टिन्यूअसली सिग्नल्स रिसीव कर रहे होते हैं। फेशियल क्यूज, वॉइस, स्मेल, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस क्या है उस सिचुएशन में, इन सब के थ्रू बायोलॉजी एक्सेस करती है, इंफॉर्मेशन निकालती है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सेफ है, क्या मैं उस इंसान से फेमिलियर हूँ। अगर बॉडी को सेफ्टी एंड फेमिलियरिटी मिलती है तो ऑक्सीटोसिन एंड डोपामिन जैसे केमिकल्स, हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं और उससे एक स्ट्रॉन्ग पुल क्रिएट होता है। हमें लगता है कि हम चूज कर रहे होते हैं, जबकि असल में अपना बॉडी अपना बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शन कर रहा होता है, जिसमें कि एक प्री डिफाइंड नॉर्म जो बॉडी में सेट है उस हिसाब से वो फंक्शन करता है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ को हम प्यार के नाम से एक्सपीरियंस करते हैं उसमें 2 लेयर्स होते हैं। पहली लेयर
फिजिकल और बायोलॉजिकल होती है, हॉर्मोन्स, नर्वस सिस्टम एंड इमोशनल रिस्पॉन्स के थ्रू, जिसमें किसी की प्रेजेंस अच्छी लगती है, किसी के जाने से बेचैनी होती है। ये सब बिना पूछे, बिना जाने, अनकॉन्शियसली मोस्ट लाइकली आपके साथ भी होता है। दूसरी लेयर इंटरप्रिटेशन की होती है। दिमाग इस रॉ एक्सपीरियंस को मीनिंग दे देता है, जिसके लिए कल्चर के जो अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं उसको यूज करता है, जो हमने फिल्म, फैमिली, सोसाइटी और स्टोरीज से सीखे होते हैं। तो जो चीज़ असल में सर्वाइवल और इमोशनल रेगुलेशन के लिए थी, उससे हम लाइफ लॉन्ग डिसीजन का फाउंडेशन बना देते हैं, एंड बिना उसे कॉन्शियसली एग्जामिन किए हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजी गलत है, बायोलॉजी तो नेचुरल है, लेकिन बायोलॉजी अवेयर नहीं होती है, उसके पास फ्यूचर का कोई सेंस नहीं होता है, न लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी का, न ग्रोथ का, न वैल्यूज के अलाइनमेंट का। जब हम बिना समझे बायोलॉजिकल वायरिंग के ऊपर शादी जैसे इरिवर्सिबल डिसीजंस खड़े कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद कंफ्यूजन आना ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाता है। कई सोसाइटीज में, स्पेसिफिकली इन इंडिया, मैरिज को एक इंडिविजुअल डिसीजन की तरह नहीं, बल्कि वो एक फैमिली प्रोजेक्ट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। पेरेंट्स खुलकर अपने प्रेफरेंसेस बता देते हैं कि इस कास्ट का होना चाहिए, इस क्लास का होना चाहिए, इस इकोनॉमिक सेक्शन का होना चाहिए, इस प्रोफेशन का होना चाहिए। एवरीथिंग इज फिल्टर्ड बाय द पैरामीटर्स जो उनके पेरेंट्स उनको देते हैं, और सोसाइटी अपने इन एक्सपेक्टेशंस को कॉमन सेंस की तरह प्रेजेंट करती है। अब अगर दो लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को चूज करते हैं, तो भी वो रिलेशनशिप एंड हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी उसको अप्रूव नहीं करेंगी, चाहे वो इंसान कितना भी सही क्यों ना हो। तो यहाँ पर कोई भी इंटेलिजेंट चॉइस इन्वॉल्व नहीं है, सोसाइटी का फियर इन्वॉल्व है जो डिसाइड कर रहा है। रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कि एक लड़की ने अपने शादी से पहले ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई। इस लड़की को हेवीली क्रिटिसाइज किया गया कि प्यार किसी और से है और शादी किसी और से। लेकिन सेम क्रिटिसिज्म फैमिली और सोसाइटी का भी होना चाहिए, जिनके डर से उस लड़की ने एक हो सकता है ऐसे इंसान को छोड़ा हो जो सच में सही हो सकता था। हाँ, बाद में पता चलता है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, बट वी ऑल नो कि ऐसा इंडियन सोसाइटी में होना बहुत ज्यादा कॉमन है, और इसी फियर से बहुत सारे लोग उस रिलेशनशिप में आते हैं जिस रिलेशनशिप में वो बिलोंग नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये सब तो पार्टनर चूज करने के बाद की बात है। असल में सोसाइटी का इन्फ्लुएंस सिर्फ ओपिनियंस तक लिमिटेड नहीं होता है, वो चॉइस के इन्वायरमेंट को ही डिजाइन कर देता है। मतलब आप किस टाइप के लोगों से मिलोगे, आप किसे मैरिज मटेरियल मानोगे, ये प्रेफरेंस भी सोशल कंडीशनिंग से डेवलप होती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि मेरा पार्टनर मैंने खुद चूज किया, तो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं कि हमने चॉइस किस बाउंड्री के अंदर रह के की थी। एक पार्टनर कैसा होना चाहिए, इसके अराउंड जो कॉन्वर्जेशंस है वो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं, फैमिली गैदरिंग्स में, रिश्तेदारों और नेबर्स के द्वारा, जिसमें हमें लगातार सजेशंस मिलते रहते हैं कि लड़का लंबा होना चाहिए, लड़की सुंदर और एडजस्ट करने वाली होनी चाहिए, सेम कास्ट और सेम कम्युनिटी में शादी ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, और स्टेबल गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए अगर वो लड़का है तो इस तरह की कंडीशनिंग हमें डाला जाता है। स्पेसिफिकली फिल्म्स, एड्स और सोशल मीडिया में ये बार बार कॉन्टिन्यूसली दिखाया जाता है कि आइडियल कपल
कौन होता है, उनके एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल्स के नाम आपको पता होंगे: फेयर, स्लिम और वेल ड्रेस्ड वुमेन, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, इमोशनली कंटेन्ड मैन। ये सब मिलकर आइडियल पार्टनर का एक साइलेंट इमेज क्रिएट करते हैं। और ये सिर्फ सजेशंस और इमेजेस नहीं होते, ये फिल्टर्स होते हैं। जब रिश्ता ढूंढने का टाइम आता है तब हम इन फिल्टर्स के बाहर सोचने का ट्राई भी नहीं करते। चॉइस टेक्निकली हमारी होती है, लेकिन ऑप्शंस पहले से ही शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। हाँ, हम दोनों ही हैं जो अभी रिसेंटली वायरल हो रहे हैं। इस हाईली एजुकेटेड कपल को स्किन कलर मिसमैच की वजह से सोशल मीडिया में खूब ज्यादा ट्रोल किया गया है। हम जब स्किन कलर के बारे में सोचते हैं तो नेचुरली एक फीलिंग आती है कि फेयर स्किन ज्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इसके पीछे भी सिर्फ सोशल कंडीशनिंग ही है। कई एग्रेरियन सोसाइटीज में डार्क स्किन का मतलब होता था आउटडोर लेबर एंड फेयर स्किन इंडोर और अपर क्लास से जुड़ी थी। इसलिए फेयर स्किन को क्लास और स्टेटस के साथ जोड़ के देखा गया। कॉलोनियलिज्म ने इस बायस को और भी ज्यादा एम्पलीफाई किया। फेयर स्किन पावर, अथॉरिटी, एजुकेशन और मॉडर्निटी से एसोसिएट हो गई। ये मेंटल हायरार्कीज आज तक चली आ रही है और मीडिया, सोसाइटी लगातार इसे रीइंफोर्स करती है, फिल्म में, एड में और मैरिज मार्केट में। और ये दशकों से इतना ज्यादा रिपीट होता आ रहा है कि हमारे ब्रेन ने इसे क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया है। इसी तरह किसी कल्चर में लॉन्ग नेक को ज्यादा खूबसूरत माना जाता है और कहीं तो ओबेसिटी को ब्यूटी से एसोसिएट किया जाता है और गर्ल्स को फोर्स फीड किया जाता है ताकि वो अपने वेट गेन कर पाए, थोड़ा और मोटा दिखे, ताकि सोसाइटी में मोटेपन को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिले। और ये सारे इस तरह के सोशल प्रेफरेंसेस है जिसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। वो अनकॉन्शियसली लोगों के चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती है। नाउ द मेन पार्ट इज कि ये अनकॉन्शियस चॉइसेस लोगों के रिलेशनशिप को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। द थिंग इज कि जब शादी होती है तब सिर्फ दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं आते हैं, उनके साथ उनकी बायोलॉजी, उनकी सोसाइटी, उनकी जेंडर रोल्स भी शादी में एंटर कर जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स यही से शुरू होते हैं। फिर हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स सुनने को मिलते हैं। I'm sorry to say this, but हमारे बीच में पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा है। न तुम, न मैं, न हमारा ये रिश्ता। अट्रैक्शन, बॉन्डिंग, सेक्सुअल पुल और इमोशनल कंफर्ट, ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है। इनका काम सिर्फ एक चीज होता है, वो है कनेक्शन क्रिएट करना। बायोलॉजी ये इंश्योर करती है कि दो लोग पास आए, लेकिन ये नहीं पूछती कि वो साथ कैसे रहेंगे। सोसाइटी का काम भी कुछ ऐसा ही होता है। वो दो लोगों को समझने की बजाय उन्हें अपने आइडियल्स के अराउंड मैच करते हैं, जैसे कि लुक्स, स्टेटस, सिक्योरिटी, जेंडर रोल्स और कई सारे और फैक्टर्स। लेकिन एक रिलेशनशिप का बेसिस डिफाइन करना और उसे सस्टेन करना, उसके लिए कनेक्शंस और अप्रूवल्स काफी नहीं होते। उसके लिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि हमारी फॉल्स आइडेंटिटी, नकली परिभाषा क्या है जिसे कि हम असली मान के बैठे हैं, हमारी वॉइड क्या है और हम असल में चाहते क्या है। हमें लगता है कि हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, जैसे कि सो कॉल्ड प्यार, सो कॉल्ड रेस्पेक्ट, सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, सो कॉल्ड फ्रीडम, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इन शब्दों का मतलब हमारे लिए असल में क्या है और ये नीड्स हमारे अंदर से आ रही है या कंडीशनिंग से। लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज का एक और इफेक्ट होता है, दैट इज मिसप्लेस्ड वांट्स। हम पार्टनर से वो सारी चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं जो हम खुद अपने अंदर से रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर हमें इनसिक्योरिटी का सोर्स समझ नहीं आता है तो हम पार्टनर से कांस्टेंट वैलिडेशन मांगते हैं। अगर हमें अपनी लोनलीनेस का ओरिजिन नहीं मालूम तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर पर सुपर इम्पोज करते हैं ताकि
वो हमारी जो एम्प्टीनेस है उसको फिल कर पाए। जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, जो कि नेचुरल है, तो डिसअपॉइंटमेंट तो आता है। असल में प्रॉब्लम क्लैरिटी की कमी होती है। दोनों लोग एक दूसरे से नहीं, अपने ही कंफ्यूजन से लड़ रहे होते हैं। व्हाई मैरिज फील्स डिफिकल्ट टुडे? नॉट बिकॉज पीपल चेंज्ड, बट बिकॉज वी आर मोर अवेयर अबाउट इट नाउ। अब एक नेचुरल क्वेश्चन ये उठता है कि शादियां पहले भी तो होती थी और उनके पीछे भी सिमिलर कंडीशनिंग ही ऑपरेट करती थी, लेकिन तब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती थी। इसका आंसर ये है कि पहले सवाल नहीं पूछे जाते थे। शादी एक सर्वाइवल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन और फिक्स्ड रोल पे बेस्ड। और जब सर्वाइवल सेंटर पे हो तो फुलफिलमेंट सेकेंडरी बन जाता है। आज सिचुएशन अलग है, सर्वाइवल का प्रेशर उतना नहीं रह गया है। लोग अकेले रह सकते हैं, अपना खर्चा उठा सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। इसीलिए शादी से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई है। अब मैरिज सिर्फ एक अरेंजमेंट नहीं है, लोग उसमें पर्पस ऑफ लाइफ भी ढूंढते हैं। ये भी चाहते हैं कि इमोशनली फुलफिलिंग हो और ग्रोथ सपोर्टिंग भी हो। आज के लोग पूरी तरह अनकॉन्शियस भी नहीं है और पूरी तरह अवेयर भी नहीं। उन्हें बस एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, एक सेंस होता है कि शायद जो चॉइस मैं कर रहा हूँ वो पूरी तरह मेरी नहीं है, चाहे वो पार्टनर चूज करने की हो या ना चूज करने की। बेसिकली पुराने स्ट्रक्चर्स तो टूट रहे हैं, लेकिन नई अंडरस्टैंडिंग अभी भी डेवलप्ड नहीं है और इस बीच के गैप में टेंशन है। और ये डिस्कम्फर्ट, टेंशन चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, एक इन्विटेशन हो सकती है हम सबके लिए इस बात को समझने की कि हम चूज कैसे कर रहे हैं और शादी जैसे मुद्दे में असली में उसका मीनिंग क्या है, हम चूज करते क्यों है, उसके पीछे की फाउंडेशंस क्या है। हम पूरी बैकग्राउंड को समझे, उसके बाद हम जो चूज करेंगे दैट विल बी द कॉन्शियस डिसीजन। एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि द बैकअप ऑफ द मैरिज is a structural issue made by the system long years back, जो हम आज भी उसको फेस करते हुए आ रहे हैं without questioning that, without understanding the complete framework. We need to understand it very, very cautiously. And let's end the video here. Thank you.